गाइस, आज हम क्लास 10th स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 10th की साइंस में हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स से। फिजिक्स को लोग जो है काफ़ी टफ सब्जेक्ट मान के चलते हैं, लेकिन यकीन मानिए बिल्कुल भी टफ नहीं है। फिजिक्स एक फील लेने वाली सब्जेक्ट है, एक समझने वाली सब्जेक्ट है। जब आप लोग फिजिक्स को फील लेने लगोगे, उसे समझने लगोगे, तो आपको लगेगा कि फिजिक्स तो कुछ भी नहीं है। आप फिजिक्स को टिप्स पे याद करने लग जाओगे, क्वेश्चन देखा नहीं कि सॉल्व हुआ नहीं। क्लास 10th में तो न्यूमेरिकल्स हैं ही नहीं, नाम मात्र के लिए न्यूमेरिकल्स हैं। लेकिन क्लास 12th की बात करें, जो कि क्लास 10th जिसका बेस है, अगर आप क्लास 10th को क्लास 12th का बेस मान के पढ़ोगे तो आपकी क्लास 12th बहुत आसानी से हो जाएगी। अगर आप क्लास 10th को सिर्फ एक क्लास मान के पढ़ोगे तो क्लास 12th में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, और यकीन मानिए कि आपका 12th का जो बोर्ड है वो अच्छा नहीं हो पाएगा। क्लास 10th को क्लास 12th से लिंक करके चलिए, क्लास 12th आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। और क्लास 10th के जितने भी चैप्टर्स हैं, वो सारे के सारे चैप्टर्स आपको क्लास 12th में एज इट इज पढ़ने हैं। उनमें सिर्फ डिस्क्रिप्शन बढ़ा दिया गया है, बाकी जो बेस है वो आपका क्लास 10th वाला ही रहेगा। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि जो क्लास 12th का बेस है उसको क्लास 10th के साथ लेके चलें, जिससे कि क्लास 12th में जब आप उन टर्म्स को सुनेंगे तो आपको नए नहीं लगेंगे। फिजिक्स में, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में होता क्या है कि जब किसी भी नए वर्ड को हम सुनते हैं पहली बार, तो हमको वो डिफिकल्ट लगने लगता है। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि जितने भी वर्ड्स हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे उनको एक ना एक बार यहाँ पे हम देख लें, जिससे कि 11th 12th में उन वर्ड से आप फेमिलियर हो जाएं और वो वर्ड्स आपके लिए बहुत आसान लगे। आपको लगे कि हाँ, इनके बारे में थोड़ा बहुत तो पहले पढ़ ही चुका हूँ। अगर आप यहाँ पे नहीं पढ़ पाओगे तो क्लास 11th 12th में आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप 9th या 10th का बेस दोबारा से पढ़ो और फिर 11th 12th पढ़ो। ये डिफरेंस होता है एक एवरेज और एक जो सुपर एक्सीलेंट बच्चा होता है उसमें। वो भी पढ़ता उतना ही है और एवरेज स्टूडेंट भी उतना ही पढ़ता है। लेकिन जो एक एक्सीलेंट बच्चा होता है वो अपनी 9th और 10th के बेस को इतना मजबूत कर लेता है कि 11th 12th उसके लिए आसान लगने लग जाती है। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो क्या करता है कि 9th और 10th को सिर्फ एक क्लास के तौर पे समझता है। जैसे 6th 7th 8th पढ़ता है, ऐसे 9th 10th पढ़ के चला जाता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि 11th 12th में तो वो सारा की सारी चीजें हमारे काम आ रही है जो हमने 9th और 10th में पढ़ी है। और एक एक्सीलेंट बच्चा क्या करता है, 9th और 10th को 11th 12th का बेस मान के बहुत अच्छे तरीके से पढ़ता है, एक्स्ट्रा बुक्स भी लगाता है, रिफ्रेशर्स भी पढ़ता है उसके लिए। तो उसकी पढ़ाई क्लास 9th से स्टार्ट हो जाती है और एक एवरेज स्टूडेंट की पढ़ाई क्लास 11th से स्टार्ट होती है। तो हम करेंगे कि 9th और 10th से ही 11th और 12th का जो बेस है उसको इतना अच्छा, इतना मजबूत कर लें कि 11th और 12th हमारे लिए बहुत आसान हो जाए। जिस तरह से हमने 9th और 10th को पास किया अच्छे मार्क्स के साथ, उसी तरह से हम 12th की बोर्ड्स के एग्जाम्स को भी उतने ही अच्छे मार्क्स के साथ पास कर सके। आज हम अपना फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर लेके आए हैं और फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर हमारा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्लास 12th में इसी के ऊपर 2 चैप्टर्स हैं तुम्हारे। अब देख के चलो, जहां क्लास 10th में आपका एक चैप्टर है, वहीं क्लास 12th में इसी के 2 चैप्टर्स हैं। और ये दोनों चैप्टर्स आपकी क्लास 12th की सेकंड बुक में दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, जो कि अपने आप में खासा वेटेज रखते हैं बोर्ड्स के एग्जाम के लिए। अगर आपने 10th का बेस ही आपका ठीक नहीं होगा तो आपके समझ लो कि 12th के वो दोनों चैप्टर्स किसी काम के नहीं है, आप उनको नहीं समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको कोई इमेज फॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन और मिरर्स, कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर, इनके बारे में कोई नहीं बताएगा। वहां पे 10th के बाद की जो स्टडी है वो स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, बताते जरूर है, किसी किसी स्कूल में बताते हैं, कहीं कहीं नहीं बताते, लेकिन इतने अच्छे से नहीं बताएंगे जितने अच्छे से आप 10th में पढ़ के गए। तो आपको क्या करना है कि अब क्लास 10th को बहुत अच्छे से पढ़ना है, जिससे कि आपकी क्लास 12th बहुत आसानी से स्टार्ट हो सके। तो हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का, दैट इज लाइट। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स, ठीक है, क्लास 10th। और आपका चैप्टर है लाइट, ठीक है। लाइट के 2 फिनोमेना हमको पढ़ने हैं इस चैप्टर में, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। चैप्टर के नेम में 3 वर्ड हैं, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइट क्या है, फिर देखेंगे कि रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है, और फिर देखेंगे कि रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है।
देखिए लाइट की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी हर जगह, एक जो प्योर डेफिनेशन है आपकी, जो हर जगह आपको लिखी मिलेगी, दैट लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives us sensation of sight। ठीक है कि लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है which gives us sensation of sight। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है, और कैसी फॉर्म है, लाइट एनर्जी की वो फॉर्म है जिससे हमको कोई भी ऑब्जेक्ट आसानी से दिखाई पड़ जाती है। ठीक है, लाइट खुद इनविजिबल है, वैसे हम लाइट को नहीं देख सकते, बट ड्यू टू लाइट हम दूसरी ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। लाइट की वजह से दूसरी ऑब्जेक्ट्स हमारे लिए विजिबल हैं, बट लाइट खुद वास्तव में इनविजिबल है। ठीक है, लाइट की ये प्रॉपर्टी है कि लाइट खुद कैसी है, लाइट इज इनविजिबल। लाइट खुद तो इनविजिबल है, लेकिन लाइट की प्रेजेंस में हम दूसरी ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, इसी को हम कहते हैं विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट। अब लाइट की डेफिनेशन में एक और बात है कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब हमको इस बात पे चर्चा करनी है कि लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी कैसे है। ठीक, ये तो हमें पता चल गया कि विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट, बट हाउ लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक, अब इस बात को हम देखते हैं कि लाइट एनर्जी की फॉर्म कैसे है। तो देखिए अब आगे बढ़ाते हैं कि हाउ लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक, आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में जब लोग आप अपनी छतों पे जाते होंगे तो छत गर्म हो जाती है। ठीक है, किस वजह से हो जाती है, लाइट की वजह से। और एक एनर्जी जो वर्ड है, एनर्जी की जो डेफिनेशन है, एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, इस डेफिनेशन से हमको कोई लेना देना नहीं है। एनर्जी की प्रॉपर्टी की बात पढ़ते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को हम ना तो बना सकते हैं, ना तो उसे हम क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना हम मिटा सकते हैं। ये एनर्जी का लॉ है, इसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इस लॉ को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक दूसरा लॉ है एनर्जी का कि इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, कि एनर्जी को हम बना नहीं सकते और मिटा भी नहीं सकते, बट एनर्जी की एक फॉर्म को हम दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो आपको पता होगा हीट भी एक एनर्जी की ही फॉर्म है। तो सनलाइट आने की वजह से जो हमारी छत गर्म हुई है, वो किस वजह से हुई है कि लाइट की जो एनर्जी है वो छत पर पड़ने के बाद वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो अब लाइट खुद तो बन नहीं सकती, तो इसका मतलब क्या है कि लाइट में कहीं ना कोई एनर्जी है, और वो एनर्जी हीट एनर्जी में जाके क्या हुई, कन्वर्ट हुई। तो पहला पॉइंट हम कह सकते हैं कि हीट की वजह से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लाइट भी एक टाइप की एनर्जी है। ठीक है, तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इस बात का हमको पता चल सकता है बाय ऑब्जर्विंग द हीट। दूसरा हम देख सकते हैं कि एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस बाय विच प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, हम प्लांट्स नहीं कहेंगे, ग्रीन प्लांट्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होना बहुत जरूरी है, और क्लोरोफिल सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में मिलता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन में हमको ग्रीन प्लांट्स कहना बहुत जरूरी है। तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट का क्या मतलब है कि सनलाइट में एक ऐसी एनर्जी पहले से ही प्रेजेंट है जिसकी वजह से प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को क्या चाहिए, CO2 चाहिए,
और H2O चाहिए, ठीक है। और क्या बनेगा C6H12O6 प्लस 6O2। ये हमने रिएक्शन बैलेंस कर दी, ठीक है। अब अगर मैं अपनी रिएक्शन को इतना ही छोड़ दूं तो ये फोटोसिंथेसिस मेरी कंप्लीट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सनलाइट नहीं है। ये रिएक्शन हमने डार्क में कराई। डार्क में हम तो करा नहीं सकते, प्लांट्स रात में अपना फूड नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि रात में उनके पास सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती। तो इस वजह से ये वाली जो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस डार्क में नहीं होती। डार्क में नहीं होती क्यों? क्योंकि सनलाइट नहीं है। तो लाइट में कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी प्रेजेंट है जिसकी वजह से प्लांट्स अपना फूड खुद बना पाते। तो फोटोसिंथेसिस भी एक उसी बात का एग्जांपल है हमारे सामने कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से भी हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि लाइट एनर्जी की प्रोसेस है। और फोटोसिंथेसिस को देखें कि प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। अगर इकोलॉजी के टर्म में हम देखें तो प्लांट होते हैं प्रोड्यूसर्स। प्लांट होते हैं प्रोड्यूसर्स, ठीक है। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो पूरे एनवायरनमेंट को, पूरी इकोलॉजी को फूड प्रोड्यूस करके देते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो हैं, हम हेटेरोट्रॉफिक हैं, प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म सेप्रोट्रॉफिक होते हैं। बात करते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक हैं और इकोलॉजी में बात करें तो प्लांट्स हैं प्रोड्यूसर्स। यानी कि ये फूड प्रोड्यूस करेंगे और ऑर्गेनिजम्स के लिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस अर्थ पे, उनके लिए प्लांट क्या है? एज अ सोर्स है फूड का, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। हम क्या है कि हम प्लांट्स को डायरेक्टली तो खाते नहीं है, बट प्लांट्स प्रोडक्ट्स को हम खाते हैं। फ्रूट्स हुई, वेजिटेबल्स हुई, ये हमारे लिए क्या है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोर्स है, ठीक है। अब आप देखोगे कि कोई डियर है वो प्लांट्स को खाता है, कोई लॉयन है वो डियर को खाता है। तो इसी प्रकार से एक फूड चेन बनती चली जाती है और फूड चेन के साथ साथ फूड वेब बनती चली जाती है और यही फूड वेब पूरे एनवायरनमेंट में चलती रहती है और इसी वजह से इस अर्थ पे लाइफ की कंटिन्यूटी बनी हुई है। अब आप सोच के देखिए, अगर लाइट नहीं होती, लाइट अगर जो है नहीं होती तो क्या होता कि जो पेड़ पौधे हैं, ये लाइट अगर यहां तक नहीं जा पा रही होती तो पेड़ पौधे अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पा रहे होते और पेड़ पौधे अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पा रहे होते तो वो प्रोड्यूसर्स नहीं होते। अब ये प्रोड्यूसर्स नहीं होते तो आप अंदाजा लगाइए कि ना तो हेटेरोट्रॉप्स होते ना सेप्रोट्रॉप्स होते। यानी कि प्लांट्स जो है वही हैं जिनकी वजह से ये धरती चल रही है, जिसकी वजह से इस अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अस्तित्व बना हुआ है, वो प्लांट्स हैं। और प्लांट्स का अस्तित्व किस वजह से बना हुआ है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसकी वजह से? सनलाइट। तो सनलाइट क्या हो गया? इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक इस बात से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सनलाइट जो है एनर्जी की फॉर्म। एक और एग्जांपल में दूंगा, ये आपका 11th क्लास में आएगा। एक होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपने सोलर सिस्टम की चीजें देखी होंगी, आजकल सोलर सिस्टम की बैटरीज चल रही हैं कि सन की लाइट से बैटरीज चार्ज हो जाती हैं, ठीक है। तो सोलर सिस्टम, तो सन में की जो एनर्जी है, जो लाइट आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी प्रेजेंट है जिसकी वजह से बैटरीज चार्ज हो रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लाइट में एनर्जी तो है। तो इन बातों से हमें पता चलता है कि सोलर सिस्टम हुआ और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुई, हीट हुई, बहुत सारी प्रोसेस हैं, उनसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो एक मैं आपको बता रहा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं बस, जिससे कि आप 11th या 12th में जाओ तो आपको नहीं लगे कि आप पहली बार सुन रहे हैं। डिटेल में नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा बता देता हूँ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वास्तव में नॉर्मली है क्या। कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्या होता है कि जो मेटल होते हैं, मेटल का जो आउटर इलेक्ट्रॉन होता है वो लूजली बाउंड होता है, ठीक है। जो अपने सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को जितनी आसानी से रिलीज कर देगा वो उतना अच्छा मेटल माना जाता है। अब क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होगा कि जब हम किसी भी और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ती है, तो हमने एक ऐसा सेटअप तैयार किया कि एक मेटल को सन की लाइट में रखा और उस पे जैसे ही सन की लाइट आई तो उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकल गया और हमको पता था कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत है। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल गया उसमें से तो हमको पता चला कि हाँ
सन की लाइट में कहीं ना कहीं एनर्जी तो है। इस वजह से हम कहते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट। ठीक है, आई होप कि आपको एक टर्म तो क्लियर हो ही गया होगा कि लाइट एनर्जी की फॉर्म कैसे है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट। ठीक है, इतना देख लिया। अब हम ये जो दो वर्ड है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इनको भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं और डिटेल एनालिसिस तो हम इसकी चैप्टर में करेंगे ही। पहले बस थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है क्या, जिससे कि हमको पता चल जाए कि बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमको किस चीज के बारे में डिटेल एनालिसिस करनी है। हमने लाइट के बारे में देख लिया कि लाइट क्या है। लाइट के बारे में अभी जानकारी और लेंगे कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट क्या क्या है, लाइट की स्पीड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सब चीजें हम देखेंगे। बट उससे पहले हम देख लेते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रोसेस क्या क्या है। ठीक है, तो एक तरफ लिखते हैं रिफ्लेक्शन और एक तरफ लिखते हैं रिफ्रैक्शन, जिसमें कि दोनों में अंतर हमको पता चल जाए। Okay, here we are going to start with reflection and in this way we will start reflection. ठीक है, अभी मैं जब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आपको बता रहा हूं तो इसमें कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे जो शायद आपने ना सुने हो, उनको हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे ही आराम से। बट एक बार जस्ट ब्रीफ ले लेते हैं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है क्या। जैसे वेवलेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम क्या होता है, प्रोपेगेशन क्या होता है लाइट का, वो सब हम आगे पढ़ेंगे जब डिटेल एनालिसिस चैप्टर ही करेंगे आगे के लेक्चर्स में। बट एक बार बेसिक डिफरेंस पता कर लेते हैं क्या है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है कि लाइट आ रही है, हमारे पास एक मीडियम है, इन द सेम मीडियम लाइट का वापस चले जाना, किसी भी सरफेस से टकराने के बाद लाइट का जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में वापस हो जाना, रिफ्लेक्शन कहलाता है। ये हमारी रिफ्लेक्शन प्रोसेस है। ये है हमारा मीडियम 1, ये है हमारा मीडियम। ये वो बाउंड्री है जो इन दोनों मीडियम को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। जब लाइट इस बाउंड्री पे इंसिडेंट करेगी तो टकराने के बाद वो सेम मीडियम में वापस चली जाए, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, और रिफ्रैक्शन क्या होता है? देखिए, ये हमारी बाउंड्री हो गई, ये मीडियम हो गया फर्स्ट, ये हो गया मीडियम सेकंड। कोई लाइट आ रही है, लाइट इंसिडेंट हुई, ठीक है। अब हो सकता है कि ये ऐसे चली जाए और ऐसे जाएगी तो इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। बट वो ऐसे ना जाके, ये मैं जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं इनकी नॉलेज में आपको आगे दूंगा, बस थोड़ा सा यहां पर ब्रीफ बता दे रहा हूं क्या है। ठीक है, ये लाइट मीडियम 1 में ना जाके मीडियम 2 में एंट्री लेती। इस लाइट के पास जाने के दो ऑप्शन हैं। देखिए, अगर ये मीडियम ना होता, तो ये लाइट कैसे जाती, ऐसे सीधे चले जाती, ये इसका ओरिजिनल पाथ होता। ठीक है, इस लाइट के पास दो ऑप्शन है कि जो इसका नॉर्मल पाथ है वो या तो उससे दूर चली जाए या उससे पास आ जाए। मतलब कि ये जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है, या तो वो उसके पास आ जाए या वो इस नॉर्मल से दूर चली जाए। ठीक है, ये दो इसके पास ऑप्शन है लाइट के पास जाने के। अब ये दोनों ऑप्शन कब यूज करेंगे हम, ये जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। बेसिक डिफरेंस रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या है कि रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जो सेम मीडियम में होता है। रिफ्लेक्शन इज अ फिनोमेना विच अकर्स इन द सेम मीडियम। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन, इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द बाउंड्री। ठीक है, एक बाउंड्री से टकराने के बाद लाइट का वापस बाउंसिंग बैक हो जाना उसी मीडियम में रिफ्लेक्शन कहलाता है। और रिफ्लेक्शन क्या है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट का जाना। ठीक है, और जाएगी कैसे, बाय डेविएटिंग इट्स ओन पाथ। देखिए, ये इसका ओन पाथ था, मतलब जिस रास्ते से आ रही थी उसी रास्ते पे जाती अगर मीडियम नहीं होता तो। बट हमने क्या देखा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो इसने अपने पाथ को डेविएट किया, या तो वो इस तरफ चली जाएगी या वो इस तरफ चली जाएगी। तो डेविएशन जो होता है लाइट का वो रिफ्रैक्शन प्रोसेस में होता है। तो रिफ्रैक्शन इज अ प्रोसेस विच अकर्स इन द टू मीडियम्स
What happens in this process? In this process, light deviates from its own path by striking a boundary. ठीक है, जब लाइट एक बाउंड्री से टकराती है तो वो अपने ओन पाथ को डेविएट कर जाती है, और ये प्रोसेस दो मीडियम्स के लिए, जरूरी नहीं सिर्फ दो हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, बेसिक डिफरेंस आपने देख लिया आसानी से। अब ये तो था कि लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है और रिफ्रैक्शन क्या है, कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया। अब आगे हमको पढ़ना है कि लाइट की प्रॉपर्टीज, लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइट के द्वारा इमेज फॉर्मेशन, ये सब हम पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर। ठीक है, तो आज के लिए इस लेक्चर में हम अपना इंट्रोडक्शन तक ही सीमित रखते हैं, आगे के लेक्चर्स में हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है।